तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूं कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो आप सभी को मेरे तरफ से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिए और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन और अच्छे नंबर से पास होइए। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्स मूलर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, और आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो आज हम चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10th का भारत से हम क्या सीखे, मतलब हमारा जो भारत देश है उससे हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 कि संपूर्ण भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि हमारा जो ये भारत देश है वो सर्वविध संपदा और क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यही वह देश है जहां सर्वप्रथम वेद की रचना हुई थी। यहीं पर हिमालय जैसी हिममंडल पर्वत भी है, जैसी गंगा नदियां भी बहती है। तो फल फूलों से लदे वन प्रांत है, विश्व को मानवता की शिक्षा भी भारत से मिली है। मतलब कि हमारा जो भारत देश है यहाँ पे सबसे पहले वेद की रचना हुई थी, उसके बाद वेद का भी रचना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इस भारत देश में हिमालय जैसी हिम मंडल पर्वतें भी है। उसके बाद में गंगा जैसी पवित्र नदियां भी बहती है। उसके बाद में यहाँ पे फल फूल से लदे वन प्रांत भी है, और इसी भारत देश से हमें मानवता की शिक्षा भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, आइए देखते हैं। आंसर है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि गाँव में ही भारत की आत्मा निवास करती है, जहाँ कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जैसी बनावटी चमक दमक वाले शहरों में नहीं। हमारा जो भारत का जो आत्मा है वो गाँव में निवास करता है। तो बनावटी शहर जैसे कि मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब शहरों में नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टता, पारस्परिक संबंध देखने को भी मिलती है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है। मतलब भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है। आंसर है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है। मतलब कि जो यूरोप का लोग है उनके लिए भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि है वांछनीय है, क्योंकि भारत 2-3 हजार वर्ष पूर्व जिन प्राचीन समस्याओं से ग्रस्त है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपीय लोगों के लिए उस भारत को पहचान सकने की जरूरत है, ताकि उसका विकास और पोषण सही ढंग से किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। जिसका आंसर है कि लेखक ने वैसे लोगों के संबंध में कहा है कि जो भूवैज्ञानिक, वनस्पति, जगत पुरातत्व ज्ञान आवश्यक है। मतलब लेखक जो है वो उसके बारे में बताया है जो भूवैज्ञानिक है, वनस्पति है, जगत पुरातत्व है, दैत्व विज्ञान है, नीति शास्त्र है, धर्म इत्यादि में रुचि रखता है, उसके लिए लेखक ने बताया है उसके रुचि रखता है, उसके लिए भारत का प्रत्यक्ष भू ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि भूवैज्ञानिक के लिए हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश है। भूवैज्ञानिकों के लिए क्या है, हिमालय से लेकर श्रीलंका तक का जो विशाल भू प्रदेश है। तो वनस्पति वैज्ञानिक के लिए भारत का एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनानास से ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग के संबंधित में किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है। मतलब जो लेखक जो है उन्होंने वारेन हेस्टिंग के बारे में क्या बताया है। तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में बताया है कि जब हेस्टिंग, मतलब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय वारेन हेस्टिंग क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। उसे 172 दारिश नामक सोने से घड़ा जो भरा था, सिक्का से भरा घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग को 172 दारिश नामक सोने से सिक्के से भरा जो एक घड़ा मिला था, उसने उन सिक्कों को अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश मंडल की सेवा में इसलिए भेजवा दिया। जो वारेन हेस्टिंग को जो सोने से भरा घड़ा सिक्का मिला था, उन्होंने क्या किया था, उस घड़ा को अपने कंपनी, मतलब अपने कंपनी के मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसके मालिक को वो घड़ा जो था दे दिया था।
यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में होगी। और उसने ये कहा था कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा जब दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस घड़ा का उस मतलब संख्या में गिनती होगी जहाँ सर्वोत्तर सभी जगह दुर्लभ और वस्तु, जिस तरह सभी मूल्यवान वस्तु गिने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस घड़ा को भी गिना जाएगा। अगला है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताया है। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण बताया है। क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने, आंसर है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषता तथा महत्व के बारे में कहा है। मैक्स मुलर संस्कृत और उसके महत्व के बारे में बताया है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति को चिंतन की गंभीर धारा में अवगहन से लेकर अज्ञात की जानकारी मिलती है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति को चिंतन मतलब कि सोचने पे मजबूर करता है और अवगहन से अज्ञात कराता है और उसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति एवं शहादत की शिक्षा मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है। मतलब भारत के साथ जो यूरोप का पारस्परिक संबंध था उसके बारे में उसका क्या परिणाम लेखक ने दिखाया है। आइए इसका आंसर देखते हैं कि भारत के साथ यूरोप के पारस्परिक संबंध के बारे में लेखक ने कहा है कि सोलोमन के समय ही भारत तथा सीरिया और फलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। मतलब कि क्या है, शिलोमन के समय जो था भारत का सीरियल और अफगानिस्तान का मध्य आवागमन हो चुका था। साथ ही संस्कृत शब्द के आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन इत्यादि जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबल में की गई है वे भारत के सिवा किसी और अन्य देश में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि साथ ही संस्कृत के शब्दों में के आधार पर लेखक का सिद्धांत जो है निष्कर्ष तक पहुंचा है कि जो भी हाथी का दांत, बंदर, मोर, चंदन इत्यादि जिन वस्तुओं का भारत में निर्यात की बात बाइबल में कही गई है वो और किसी भी अन्य देश में नहीं कही गई है। हमारा आवाज जो है कि थोड़ा बदल चुका है तबीयत खराब होने के कारण, तो कल से अच्छा होगा। अगला है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। अगला है कि भारत ग्राम पंचायतों में किनके लिए और लेखक ने किसके लिए महत्वपूर्ण बताया है। आंसर है कि भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने स्थानीय स्वशासन के अर्थ में लिया है। जो लेखक जो थे भारत की ग्राम गीतों के जो लेखक थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन के अर्थ में लिया है। यह एक ऐसी प्रणाली है, यह जो है ग्राम गीत एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं। जिसमें ग्रामीण क्या होता है, अपना शासन खुद करते हैं, मतलब गाँव का लोग जो है शासन अपना खुद करते हैं। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहता है। सारे गांववासी अपनी समस्या के समाधान के लिए आपस में मिल बैठकर निर्णय लेते हैं। मतलब कि जो गांववासी होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो उनके बीच में जो है उनके जो होता है ना कि उनके अपना जो भी अपना आपस का निर्णय होता है उसमें बाहरी व्यक्ति कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और अगर उनको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अपना जो निर्णय होता है वो खुद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। मतलब हमारा जो धर्म है उसकी दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो लेखक का मानना है कि धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। लेखक जो मानते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है क्योंकि ब्राह्मण अथवा वैदिक धर्म की भूमि है। ये जो भारत देश है यह ब्रह्मा और वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की जन्म भूमि पर हुई है। बौद्ध धर्मों का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुई है, भारत की भूमि पर ही हुई है। तात्पर्य यह है कि वेद रचना के कारण वैदिक धर्म की स्थापना हुई। तात्पर्य यह है कि वेद की रचना भी भारत से ही हुई है, तो इसके कारण वैदिक धर्म की भी स्थापना भारत में ही हुई है। भगवान बुद्ध का जन्म भारत में भी हुआ है। भगवान जो बुद्ध थे उनका भी जन्म कहाँ हुआ है, भारत देश में हुआ है। इसलिए धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व स्थान है। अगला, भारत किस तरह और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। मतलब भारत जो है वो किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। मतलब पहले और आज के भविष्य जो है वो कैसे जुड़ता है। तुम लोग बोलता है कि आज याद हो गया, अब कल पूछते हैं तो बोलता है इनको समझ में नहीं आया था। क्यों ऐसा होता है? अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। आज तुम जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक टाइम तुमको कैसे देगा। तो अच्छा से पढ़ाई करो और समझो। यहाँ तो भारत एक ऐसा देश है जो
सर्वत्र अति प्राचीन और सुदूर के बीच खड़ा है। भारत जो हमारा देश है वो अति प्राचीन है, जो सभी जगह जो है अति प्राचीन है, जो सुदूर भविष्य के बीच खड़ा है। यह देश एक प्रयोगशाला जैसा है। यह देश जो है भारत, यह एक प्रयोगशाला जैसा है जिसमें जीवन की हर समस्या का उपाय वर्णित है। भारत देश में हमारे जीवन से संबंधित जितनी भी समस्या है उसका उपाय जो है भारत देश में है। यह समस्या चाहे शिक्षा की हो या संसद के किसी प्रतिनिधि हो, यह समस्या जो है चाहे हमारे शिक्षा संबंधित हो या फिर संसद के किसी प्रतिनिधित्व की, कानून बनाने की हो या फिर अन्य कोई कानून समस्या की, मतलब जो ये है कोई कानून बनाने से संबंधित हो या फिर किसी अन्य कानून से, फिर सीखने सिखाने किससे संबंधित हो या बाद में विश्व अन्य देशों से नहीं मिल सकती है। अगला है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक जो है वो वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास उसे ही माना जा सकता है जिसमें मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य तथा अत्यंत उपादेश प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हो। मतलब मानव जो था, लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास उसे ही माना जाता है जिसमें मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत बहुमूल्य, अत्यंत उपादेश प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हो। इसका मुख्य कारण है कि बीती हुई घटनाओं का उल्लेख इतिहास में ही वर्णित किया गया है। इसका मुख्य कारण जो है वो बीती हुई घटना जो होता है, जैसे हमारे साथ जो घटना बीत चुकी है, जैसे किसी को याद रहता है तो वो उसके बारे में जानकारी होती है। सेम उसी प्रकार जो हमारे देश का घटना जो है जो बीत चुका है उसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, घटनाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, हमारा इतिहास में मिलता है। अगला है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। लेखक जो है वो नया सिकंदर किसे कहता है और क्यों कहते हैं। तो लेखक ने नया सिकंदर उस व्यक्ति को कहा है जो भारत के साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्राकृतिक तथा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत से अनजान है। मतलब लेखक जो है वो नया सिकंदर उसे कहते हैं जो भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्राकृतिक तथा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत को अनजान मानता हो। लेखक का ऐसा कहना है कि सर्वथा सत्य होता है। लेखक का ऐसा कहना सभी जगह सत्य है, मतलब हमेशा सत्य है, क्योंकि विश्व में भारत की अपनी खास विशेषता, क्योंकि पूरे विश्व में जो है भारत की हमारी खास विशेषता है, इत्यादि काल से आती आ रही है। इसलिए नए सिकंदर को निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए नए सिकंदर को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अभी भी वही उभरा शक्ति जो है आज भी है जो पहले था। मतलब क्योंकि यहाँ पे जो है गंगा और सिंधु मैदानों में जो उभराशी पहले था वो आज के समय में भी देखने को मिलता है। तो आज का जो क्लास है हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इसका नेक्स्ट क्लास हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, जिसमें कि जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें व्याख्या करना होता है, वो हम लाएंगे। और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है इतना ही तक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। और जो हम ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा बाहर का है, जिससे बाहर का भी आवाज़ आ रहा है, तो थोड़ा आप लोग भी जो है कोशिश कीजिए पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा के लिए यहीं रहेगा, नहीं। हमारा जो है आज हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो हम बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड भी लेके आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू।